हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 मुकाबलों का प्रीव्यू, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। और इन दोनों मुकाबले यानी सुपर संडे। मैच नंबर 36, मैच नंबर 37, पहला मुकाबला होगा कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। और ऑफिशियली अब से वो मैचेस स्टार्ट हो गए जहां पर टीमें दूसरी बार एक दूसरे से भिड़ेगी। यानी कि आ चुका है टाइम एक दूसरे से हिसाब बराबर करने का, बदला पूरा करने का। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। वैशाली जी, कैसे हैं आप? आपके शहर में मुकाबला है आज कुछ ही देर बाद। क्या आप जाने वाली हैं इस मुकाबले के लिए? सर मेरे शहर में नहीं ये कोलकाता में है आज मुकाबला। शहर वाला हो चुका है जहां पर कोलकाता नहीं ने नहीं, आरसीबी को मतलब बेहद कोलकाता भी तो बेहद आपका ही शहर है ना। सर पूरे इंडिया ही मेरा शहर है ऐसे तो, बट पूरा इंडिया ही मेरा देश है एक्चुअली। बट हाँ, जैसा कि आपने कहा, इसका मुकाबला जो एग्जैक्टली सेम कोलकाता और आरसीबी का हुआ था, मैं बैंगलोर वाला, वो मैं देखने जरूर गई थी और वहां पर बेहतरीन तरीके से हराया था कोलकाता ने आरसीबी को। लेकिन इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरसीबी की गाड़ी और ज्यादा पटरी से उतर जाएगी, और ज्यादा तनकीद होगी उनके ऊपर सोशल मीडिया पर, और ज्यादा मीम्स बनेंगे, और ज्यादा जो है उनको लेकर काफी अटकलें लगाई जाएगी। और क्या करें, मतलब ऐसी टीम जो टीम जब चुनते हैं तो गेंदबाज चुनना भूल जाता है। ऐसी टीम के साथ आप करे तो करे क्या? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे सवाल हैं और हमारे नहीं, आई थिंक खेमे में भी अब इतने ही सवाल होंगे। फैंस तो हमेशा से ही पूछते हैं, लेकिन उनका आंसर कहीं से मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये टीम खेलेगी तो एटलीस्ट वो अपना बेस्ट देना चाहेगी विथ वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव। तो हम बात कर लेते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता पिछला मैच हार के आ रही है। दोनों टीमों में सिमिलैरिटी है कि दोनों ने पिछला मैच हारा है। कोलकाता ने अपने घर पे आ रहा है एक बेहतरीन रन चेज में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, और आरसीबी तो सारे ही मैच हार रही है। तो कोलकाता किससे शुरुआत करते हैं सर? क्या जरूरत है कुछ बदलाव की, या फिर आप सेम 11 के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से कोलकाता ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे अपने थॉट प्रोसेस में। उन्होंने ज्यादा कोई गलत नहीं किया था। मतलब वो ओवरऑल अगर देखें तो उन्होंने ठीक ही प्रदर्शन किया था। वो तो जॉस बटलर के अंदर एक मतलब अलग ही एक ज्वाला जगी, जिसकी वजह से उन्होंने वो मैच जिता दिया था उनको। वरना तो आई थिंक कोलकाता डिड एवरीथिंग दैट दे वर सपोज टू डू। आई थिंक उनकी लाइनअप एकदम बैलेंस लग रही है, और सबसे बड़ा फैक्टर सुनील नारायण और फिल सॉल्ट का चल रहा है। तो आई थिंक दैट अगर उन दोनों की बात करें, तो उनके पास सब कुछ है अपने लाइनअप में। कोई और बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक वेल राउंडेड टीम नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा सर, लेकिन इसमें एक और बात आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा ओवर डिपेंडेंसी है सुनील नारायण और ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी बैटर उस हिसाब से उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाया, जिस हिसाब से शायद सुनील नारायण और फिल सॉल्ट या फिर अंग्रेश रघुवंशी की बात कर ले, उन्होंने बल्लेबाजी की है अभी तक। तो वो थोड़ा-सा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि सुनील नारायण आपके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ऐसा समय आएगा ना, जब हो सकता है नेक्स्ट ही मैच में हो जहां पर वो रन ना बना पाए। तो क्या लगता है आपको फिर उस बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक उतनी उतनी चिंता की बात है। आई थिंक बिकॉज ये फॉर्मेट ऐसा है ना, कभी भी कोई भी अपना फॉर्म वापस पा सकता है, और आप कभी भी अपने आप को सेटल्ड ना महसूस करेंगे, ना आप अनसेटल्ड महसूस करेंगे। तो आई डोंट थिंक वो उतना ज्यादा चिंता में होंगे इसके लेकर। तो आई थिंक दैट ओवरऑल अगर आप देखें तो दिस इज लाइक अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कोलकाता to get their campaign back on track, and I think that इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं हो सकता। और बात कर ले सर थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो थोड़ा सा पिटाई तो हो रही है स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि सुनील नारायण बड़ा अच्छा सा स्पेल निकाल के जाते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क भी अभी तक उनसे जो एक्सपेक्टेड है शायद वो करने में थोड़े से असमर्थ नजर आए। और साथ ही वैभव अरोरा और हर्षित राणा को जितना मौका दिया जाता है, वो कहीं अच्छा करते हैं पैचेस में, लेकिन एक पूरा अच्छा स्पेल वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो थोड़ी सी क्या गेंदबाजी पर काम किया जा सकता है? बिल्कुल, मतलब एज इन बिल्कुल काम किया जा सकता है। पर मेरे ख्याल से गेंदबाज को अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कौन सा गेंदबाज है जो इस टूर्नामेंट में पिटा नहीं है। मतलब ये इस टूर्नामेंट में इतने छोटे मैदान, फ्लैट पिच को रहते हुए, और बल्लेबाजों के पास इम्पैक्ट प्लेयर का एक सपोर्ट है, उसके बाद रन बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया, और एक लाइसेंस टू किल मिल चुका है सभी बल्लेबाजों को। तो आई थिंक दैट सारे गेंदबाज यही कहेंगे कि हमने तो ठीक ही प्रदर्शन किया है,
आप पिच बेहतर कीजिए, मैदानों को और बड़ा कीजिए और वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल को हटा दीजिए, फिर देखिए हमारा कमाल। तो आई थिंक दैट गेंदबाज ज़रूर उनकी पिटाई हुई है, पर आई थिंक वो पूरी टूर्नामेंट की कहानी रही। इक्का-दुक्का मैच को छोड़कर ओवरऑल अगर देखें तो इस साल आईपीएल में गेंदबाजों की शामत रही है। बिल्कुल, सिर्फ़ बुमराह ही ऐसे वो क्योंकि वो लेजेंड है, बुमराह ही ऐसे प्लेयर है जो शायद उनकी पिटाई करना थोड़ा-सा मुश्किल या फिर बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। उसके अलावा सारे बॉलर्स जो हैं उनको बराबर से पिटाई की गई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। बिल्कुल, अ, कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। क्या लगता है प्लेइंग 11 में तो सारे बदलाव हो चुके हैं, क्या हम सिराज की वापसी देख सकते हैं इस मैच में या फिर स्टिल सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए? मैं तो कहूँगा उनको सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, और क्योंकि मुझे फ्रैंकली लगता है कि सिराज टी20 में फिट नहीं बैठते, ना इंडिया के लिए, ना आरसीबी के लिए, ना हैदराबाद के लिए। तो आई थिंक दैट अगर आप देखें, बड़े मेरे हिसाब से वाज़ेह तौर पे मैं कहता हूँ कि सिराज को वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी फील्डिंग एक बहुत बड़ी इश्यू है, उनकी बैटिंग एक बहुत बड़ी इश्यू है। गेंदबाजी में जो वो लेंथ डालते हैं, जो जिस तरह की उनकी गेंदबाजी होती है, फ्लैट पिच पर बल्लेबाज को सिर्फ घुमाना है बल्ले को और गेंद स्टेडियम के बाहर जाता है। तो आई थिंक दैट ऐसे में मेरे ख्याल से उनको थोड़ा-सा टी20 में रोक के रखना चाहिए। उनको दूर ही रखें टी20 फॉर्मेट से तो बेहतर है, पर इंडियन क्रिकेटर्स टी20 क्रिकेट से दूर रहे, ऐसा हो नहीं सकता। पर मेरे जहाँ तक मेरी बात है, मुझे नहीं लगता सिराज को 11 में आना चाहिए वापस। आई वुडन्ट मेक एनी चेंज उनके लाइनअप में। आई थिंक उनको जो है कंटिन्यूअसली जो है अपने लाइनअप, अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, और पूरी तरह से जो है उनको थोड़ा एक लंबा रन देना चाहिए, तब वो बेहतर कर पाएंगे। बस एक क्वेश्चन उस पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कोलकाता की पिच में स्पिनर्स को मदद मिलती है, सुनील नारायण को मिल रही है, वरुण चक्रवर्ती को। तो क्या आप करण शर्मा की तरफ जाने के लिए थोड़े से टेम्प्ट हो सकते हैं? हो सकते कर्ण हैं, शर्मा। हुँ। हो सकते हैं। पर आई थिंक वो इम्पैक्ट प्लेयर के इसमें आ सकते हैं, तो 15 में आप रख सकते हो करण शर्मा को, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप उनको फिट करा सकते हो। तो बता दीजिए पहले आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर अगर कोई है तो और साथ में फिर कोलकाता के। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली दिनेश कार्तिक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उन पर मेरी नजर होगी एज यूजुअल। फिर उन मुझे मेरी नजर होगी विराट कोहली पर, क्योंकि देखना चाहूंगा कि वो किस तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरे खिलाड़ी जो मुझे लगता है जो कुछ असर डाल सकता है, वो है लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि ये उनका पिछले साल का घरेलू मैदान है। तो वो जरूर यहाँ पर प्रदर्शन करके कोलकाता को बताना चाहेंगे कि आपने क्या मिस कर दिया मुझे जाने देकर। और बता दीजिए कोलकाता की तरफ से भी सर? कोलकाता की तरफ से अगर बात करें तो मैं देखना चाहूंगा सुनील नारायण ऑब्वियसली, और मैं जो है अंकुरिश रघुवंशी पर भी मेरी नजर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अंकुरिश रघुवंशी भी प्रदर्शन करे, बहुत ज्यादा प्रतिभा है उनमें। और तीसरे खिलाड़ी जो है जिस पर मेरी नजर है वो है हर्षित राणा, क्योंकि उस लड़के में कुछ तो बात है। मुझे लगता है कि वो लड़का जो है उसमें एक एटीट्यूड है, एक जुझारूपन है जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो आई थिंक दैट वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो आगे बहुत लंबा खेल सकता है। और विन प्रेडिक्शन क्या पूछने की ज़रूरत है या फिर मैं मान लूँ? देखिए आरसीबी जो है आज के दिन अपने कपड़े बदल रही हैं, हरे कपड़े में नजर आएंगे वो। कपड़े भले ही बदल जाए, पर नतीजे नहीं बदलने वाले। कोलकाता का ही पलड़ा भारी है। पलड़ा बिल्कुल कोलकाता का भारी है, लेकिन अगर आरसीबी के लास्ट होप्स या कुछ बची है जो अपने कैंपेन को बरकरार रखना चाहेगी, तो फिर यही जीत है, यही वो दिन है जहाँ पर उनको जीत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कल एक विराट या इस मैच में एक विराट कोहली स्पेशल इनिंग्स ईडन गार्डन्स है, तो हम देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आरसीबी को ये बोलना चाहती हूँ कि उनके पास मौका है ये मैच जीतने का, नहीं तो कोलकाता डेफ़िनिटली जीत रही है इस पर्टिकुलर मैच को। चलिए देखते थे, बस कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज के सुपर संडे की बात कर लेते हैं मैच नंबर 2 यानी कि इस आईपीएल का मैच नंबर 37 पंजाब और गुजरात की। ये मैच खेला जाएगा चंडीगढ़ में और दोनों ही टीमों में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों पिछला मुकाबला हार के आ रही है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि गुजरात और पंजाब जब आखिरी बार भिड़े थे तब क्या हुआ था। और ये भी बात याद रखिए कि जब पंजाब
खेलती है, तो आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह क्या करते हैं? तो शुरुआत करेंगे इसी मोड़ पर पंजाब से। सर बताइए आप पहले तो पंजाब में कैसा लग रहा है उनका टूर्नामेंट अभी तक? और हमेशा क्या बोल सकते हैं कि पंजाब बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है, हमेशा थ्रिलर या फिर ऐसा बोले कहीं भी मैच अटका हो उसको एक अच्छा मैच बना देती है। बिल्कुल, वो उनके समर्थक कहते हो कि बस हो गया बाय गॉड, बहुत ज़्यादा आपने हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना दिया, बस कर दो अभी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने अभी इस टूर्नामेंट में। पर ये दिखाता है कि उनकी चयन जो है खराब हुई है इस टूर्नामेंट के लिए। और ज़्यादा रन जो है अगर शशांक और आशुतोष बना रहे हैं, तो आप आशुतोष को नंबर 8 पे क्यों बल्लेबाजी करने भेज रहे हैं? आप उनसे ओपन कराइए, कुछ अलग करा दीजिए उनसे। आप जो है उनको इतने आखिर में भेज रहे हैं जब उनके पास साथ में बल्लेबाजी करने के लिए कोई होता नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें शशांक सिंह अकेले हैं और थोड़े बहुत रन्स जितेश शर्मा बना रहे हैं, तो ये 3 के भरोसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बल्लेबाजों को भी प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत हो गया लियाम लिविंगस्टन। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, पर मुझे लगता है वक़्त तो चला है कि आप सिकंदर रज़ा को फिर एक बार मौका दें। दुनिया के सर्वप्रथम टी20 ऑलराउंडर हैं। वो कुछ तो बात है उनमें कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर बने। आपने एक ही झटके में उनको मना कर दिया और उनको दूर रखा है कि परे हटिए। ये गलत बात है, उनको वहाँ पर खेलना चाहिए और रेगुलरली खेलना चाहिए। पंजाब में डेफ़िनेटली सिलेक्शन के लिए तो थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि समझ नहीं आता कि थिंकिंग क्या है। लेकिन क्योंकि शिखर धवन अवेलेबल नहीं है और हो पता नहीं कि इस मुकाबले के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो जैसा कि हमने पिछले प्रीव्यूज़ में बात करी थी कि जॉनी बेस्टो को हटा के रायली रूसो को मौका दीजिए। हालाँकि अनफॉर्चुनेट था रायली रूसो उस तरीके से नहीं कर पाए एमआई के अगेंस्ट वो अच्छा प्रदर्शन, आउट हो गए बुमराह की बॉल पर। बट अभी उनके साथ परसिस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि एक मौका से आप नहीं डिफाइन कर सकते कि प्लेयर कैसा है। लेकिन जहाँ आपने आशुतोष शर्मा की बात करी, नंबर 8 पर आप भेज रहे हैं। अगर उनके पास क्या आपको लगता है सर थोड़ी और बॉल्स होती जो पिछले मुकाबले में उन्हें ऊपर प्रमोट किया जाता, तो वो मैच पंजाब जीत सकती थी? बिल्कुल जीत सकती थी, बिल्कुल जीत सकती थी। और देखिए इस टूर्नामेंट में जो है क्या हुआ है, लोग जो खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अ, अपने टीम्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देती है। तो आई थिंक दैट वही चीज़ आशुतोष शर्मा भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट ऐसा है कि ये टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है कि आपको पहला आधा घंटा गेंदबाज को देना है। आप तो खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं पहली गेंद से। तो इसमें टेल एंडर क्या, ऊपर क्या, सब एक ही बात है, ये फॉर्मेट ही ऐसा है। तो आप उनसे ओपन कराइए, कुछ अलग कीजिए। और मेरे ख्याल से वो अगर अगर खुल के बल्लेबाजी करेंगे तो टीम को एक अच्छी शुरुआत मिलेगी, दबाव बनेगा विपक्षी टीम पर। उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं होगा और मेरे ख्याल से शशांक को जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए। आशुतोष को ऊपर भेजिए क्योंकि उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वो जो है पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठा पाएँगे। ओपनिंग करना तो थोड़ा मुझे मुश्किल नज़र आता है बट डेफ़िनेटली 8 नंबर तो नहीं डिज़र्व करते, वो 8 के ऊपर आ सकते हैं। और लियाम लिविंगस्टन की जैसे बात करी तो लगा कि पिछले मुकाबले में थोड़े से वो स्ट्रैटेजी वाइज़ ना थोड़े कन्फ्यूज़ नज़र आए कि 4 नंबर उनके लिए शायद ज़्यादा ऊपर है, समझ नहीं आया कि मैं अटैक करूँ या डिफेंड करूँ या फिर पार्टनरशिप बिल्ड करूँ और उस चक्कर में आउट हुए। तो प्रोबेबली थोड़ा-सा स्वैप कि आप आशुतोष को और ऊपर भेजिए जो गेम मैच्योरिटी या गेम अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी बता रहे हैं और लिविंगस्टोन को थोड़ा-सा होल्ड करिए और देखिए कि क्या वो आपके लिए वर्क करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट आपके ऊपर के जो टॉप 3 है उनको थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज़ नॉट एवरी टाइम आशुतोष एंड शशांक कैन कम एंड क्लोज़ द मैचेस फॉर यू। एब्सोल्युटली आप 2 बल्लेबाजों के बदौलत टूर्नामेंट जीतने की बात छोड़िए, प्लेऑफ्स में पहुँचने के बारे में भी नहीं सोच सकते। और पंजाब की जो अभी तक जर्नी रही है वो मुश्किल ही है सर क्योंकि अभी उनको मैचेस जीतना ज़रूरी है, अगर आप नहीं जीतेंगे तो वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लेइंग 11 में कोई और बदलाव देख रहे हैं आप? प्लेइंग 11 में देखिए उनके पास विकल्प के तौर पर ज़्यादा कोई ऑप्शंस बाहर बैठा नहीं है। तो आई डोंट थिंक वो कोई और बदलाव करेंगे। वो पिछले मुकाबले में बहुत करीब आ गए थे जीत के, तो आई थिंक दैट दे विल कंटिन्यू विद देयर स्ट्रैटेजी अभी तक जो हुआ है। और मैं सिर्फ देखना चाहूँगा कि प्रभसिमरन सिंह जो है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले अपनी बल्लेबाजी के साथ, क्योंकि मुझे वो उनकी शैली बहुत पसंद है। पर उन्होंने अब तक उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से उनसे उम्मीदें हैं। इसी के बाद साथ बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर प्रभ सिमरन सिंह को छोड़ के। 2 खिलाड़ी तो हमने बात कर ही ली है, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह। तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है कगिसो रबाडा, क्योंकि मुझे लगा है कि अब तक उन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है
और पिछले मुकाबले में जैसे ही बल्लेबाजी करने आए, जिस तरह से उन्होंने छक्का मारा, मुझे लगा कि मैच और भी करीब हो जाएगा, पर हुआ नहीं बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। पहली बॉल पर पहली छक्का बॉल। मारा उन्होंने। हाँ, ज़बरदस्त था। बिल्कुल, तो इसी के साथ बात कर लेते हैं हम गुजरात की सर। गुजरात जो तितर-बितर नज़र आ रही है अभी एट द मोमेंट, और शुभमन गिल पर लग रहा है काफ़ी दबाव है, क्योंकि अगर वो आउट होते तो फिर पूरी टीम क्लिक ही नहीं करती, बैटिंग ऑर्डर या बैटिंग लाइनअप क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में थोड़ी-सी बोल सकते हैं उनके लिए लॉस, ह्यूमिलेटेड लॉस था, जहाँ पर 89 रन्स पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, और फिर दिल्ली के अगेंस्ट और अपने ही घर में। तो इस मुकाबले में क्या लगता है आपको, बदलाव की आवश्यकता तो है, बट क्या होना चाहिए, और क्या चांसेस लग रहे हैं आपको गुजरात के? देखिए, मुझे लग रहा है उनकी जो गाड़ी है थोड़ी पटरी से उतर चुकी है, और हार्दिक पांड्या का ना होना, मोहम्मद शमी का ना होना, डेविड मिलर का इंजर्ड होना, रिद्धिमान शाह का इंजर्ड होके वापस आना, फिर भी उस तरह से प्रदर्शन ना करना, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको बहुत हर्ट कर रहा है इस वक़्त। और मेरे ख़्याल से उसके वजह से जो है, उनका वो जो कोर बना हुआ था जो टीम पिछले 2 साल का, वो पूरी तरह से, जैसे आपने पहले कहा, सही शब्द का इस्तेमाल किया, तितर-बितर हो चुका है। तो आई थिंक दैट उनको वापस एक बार गाड़ी को पटरी में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बाहर मेरे खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो आकर कुछ कमाल कर दे। हाँ, मैं ज़रूर कहता रहता हूँ कि मेरे हिसाब से कार्तिक त्यागी को उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत प्रतिभा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कार्तिक त्यागी को मौका दें। पर अगर वो कार्तिक त्यागी को मौका नहीं देते तो फिर लगभग वही टीम होगी, वही 11-12 जो भी है, मतलब आजकल तो इम्पैक्ट की वजह से 15 हो चुका है, वही 15 होगा जिसमें से वो अपने 12 खिलाड़ियों का चयन करेंगे। तो आई थिंक दैट उनकी गाड़ी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से पटरी से उतर चुकी है। बट सर, क्या लगता है अपन शाहरुख खान को क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जा रहा है? मतलब अगर आपके सारे ही प्लेयर्स नहीं कर पा रहे अच्छा, तो आप उनको भी तो मौका दीजिए। बिल्कुल, और शाहरुख खान जो है पंजाब के लिए पहले खेल चुके हैं, तो वो पंजाब के बारे में जानते हैं, और शाहरुख खान के पास वो प्रतिभा है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, ये जो अब चूंकि आईपीएल में अब सिर्फ 11 देखने का मतलब नहीं है, जो पूरा 15 है, शायद शाहरुख खान को आप उस पर फिट करा दें और सिचुएशन के हिसाब से उनको आप मैदान में उतार दें, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, बता दीजिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर गुजरात की तरफ से। गुजरात की तरफ से अगर प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करूं मैं, तो मेरे ख्याल से पहले खिलाड़ी जिस पर मेरी नज़र है वो है राशिद खान, क्योंकि मुझे लगता है कि राशिद खान जो वो अब वापस अपना लय पकड़ चुके हैं, वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, तो उन पर मेरी नज़र है। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो खुद कप्तान शुभमन गिल है। वो चाहेंगे कि वो अपने स्ट्राइक रेट पर काम करें, और वो पुराने वनडे स्टाइल में ना खेलें। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है, जो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो है संदीप वॉरियर, क्योंकि मुझे लगता है पिछले मुकाबले में ठीक गेंदबाजी की थी उन्होंने। उम्मीद करता हूँ उनको और एक मौका देंगे यहाँ पर आज गुजरात टाइटंस के प्रबंधक। और कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बहुत कठिन सवाल पूछा आपने एक बार फिर, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कहीं न कहीं पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि गुजरात का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। तो मेरे ख्याल से पंजाब जो है, उनके लिए परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी है अपनी गाड़ी को फिर एक बार पटरी पर लाने की भी। बिल्कुल, और मोर सो शशांक और आशुतोष वो विक्ट्री डिज़र्व करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि पंजाब जीते। अगर आप मुंबई को इतना नर्वस फ़ील करा सकते हैं, तो फिर गुजरात के खिलाफ तो आसानी से जीत दर्ज कर ही सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन भी यही है कि इस मुकाबले में जीतेगी पंजाब। आपका क्या लगता है ज़रूर हमें बताइए, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वी विल सी यू अगेन।